नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सिकता देओ और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। ईरान इजरायल युद्ध लगता है दुनिया के कई देशों को अब एक बड़े युद्ध में लपेटने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका इजरायल की ओर से रविवार तड़के इस युद्ध में उतर आया। अमेरिका में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अपने बम वर्षक विमानों से भयानक हमले किए। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को काफी हद तक बेकार कर दिया है। उधर ईरान ने भी इजरायल की राजधानी टेल अवीव समेत कई इलाकों पर हमले कर इसका जवाब दिया और दुनिया के कई देशों ने दोनों ही पक्षों से धैर्य बरतने और शांतिपूर्ण हल तलाशने की अपील की है। तस्वीरें बीते 24 घंटे में इजरायल और ईरान के बीच एक दूसरे पर हुए हमलों की गवाह है। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान में अब तक 865 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 650 आम नागरिक हैं। इसके अलावा 3396 लगभग 3500 लोग घायल हुए हैं, जबकि ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए और करीब 400 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों से पूरी दुनिया भी चिंता में है और इसके बीच रूस की ओर से आया एक बड़ा बयान आने वाले दिनों में एक नए खतरे की ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहले बात रूस के इसी बयान की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी नेता दिमित्री मेदवेदेव ने यह बयान दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने कहा है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सौंप सकते हैं, सीधे सप्लाई करने को तैयार भी हैं और यही वजह है कि दुनिया के कान खड़े हो गए उनके इस बयान के बाद। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर रात के वक्त किए हमलों से क्या हासिल किया है। उन्होंने आगे क्या कहा है सिकता? बिल्कुल, उन्होंने बताया कि ईरान की न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से जुड़ा अहम बुनियादी ढांचा बेअसर दिख रहा है या फिर उसे मामूली ही नुकसान पहुंचा है। लिखा है कि अब हम खुलकर कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों का उत्पादन भविष्य में जारी रहेगा। देखिए आगे उन्होंने लिखा है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे सप्लाई कर सकते हैं और इसी बयान के बाद दुनिया के कान खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है वो एक बार फिर से बता देते हैं कि वो कह रहे हैं कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार सीधे सप्लाई करने को तैयार हैं। बिल्कुल, और मेदवेदेव का यह बयान काफी मायने रखता है। वो रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पुतिन के बाद रूस के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के दौरे पर जाने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की विकास निगाहें हैं। बिल्कुल, और निश्चित रूप से निगाहें होगी भी, क्योंकि अगर रूस के पूर्व उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि कोई भी देश उनको सीधे सप्लाई कर सकता है, तो जाहिर तौर पर रूस में जाने के बाद कई चीज़ें बदल सकती हैं। मेदवेदेव के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री की ये यात्रा काफ़ी अहम हो जाती है। मेदवेदेव के बयान के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी एक बयान आया है। इसमें मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि युद्ध ईरान के खिलाफ नहीं है, अगर ईरान ने जवाब दिया तो उसकी बड़ी गलती होगी। मार्को रूबियो आगे लिखते हैं कि मार्को रूबियो ने दावा किया है कि ईरान के पास 9 से 10 न्यूक्लियर बम बनाने का यूरेनियम था और इसे नष्ट करना जरूरी था। तो कुल मिलाकर ईरान इजरायल संघर्ष ने पूरी दुनिया को मथ कर रख दिया। इस बीच 24 घंटे में ईरान पर 3 दौर में हमले हुए हैं। सबसे बड़ा हमला इजरायल की ओर से अमेरिका ने आधी रात को ईरान पर किया, जिसे उसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया है। और इसी हमले में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने भी इजरायल में कई जगह हमले किए हैं। रविवार सुबह 4:30 बजे फोर्डो पर बंकर बस्टर बम से हमला, नतांज पर टॉम हॉक मिसाइलें और इस्फहान पर भी टॉम हॉक से हमला। ईरान के इन 3 एटमी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, हमने ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर कामयाब हमला पूरा कर लिया है। सभी विमान अब ईरान के आसमान से बाहर हैं। मुख्य ठिकाने फोर्डो पर कई बम गिराए गए। सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में और कोई भी सेना नहीं है जो ये कर सकती है। अब ये शांति का समय है, इस पर ध्यान देने का शुक्रिया। अमेरिकी हमले इतने तेज थे कि मात्र 3 मिनट में अमेरिकी विमान हमले कर वापस लौट गए। इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। वॉशिंगटन ने दावा किया कि यह कार्रवाई इजरायल की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो यूएस ने किया वो कोई नहीं कर सकता। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। रविवार सुबह 10 से 10:30 के बीच ईरानी सेना ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और नेस जियोना जैसे शहरों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। इसके निशान अलग अलग जगहों पर दिखे। इस हमले के बाद हाइफा शहर की सड़कों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला किया। तेल अवीव में कई इमारतें और लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद राहत और बचाव कार्य भी चलाया गया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह करीब 11:30 बजे इजरायली रक्षा बलों ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे इजराइल ने ईरान की 2 फाइटर जेट्स तबाह किए। ईरान ने अमेरिकी हमले को अवैध करार दिया है। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences. ईरान और इजराइल के बीच आपसी हमलों का ये सिलसिला अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सिकता है जिस ऑपरेशन मिडनाइट ने दुनिया के कान खड़े कर दिए अमेरिका के ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 विमान जो है उसने इस्तेमाल किए थे। इजराइल को इन हमलों के लिए अमेरिका की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर हमला करने के लिए। ये परमाणु प्लांट पहाड़ियों में ज़मीन से 200 से 300 फीट नीचे स्थित है, जिसे अमेरिका के बंकर बस्टर बम के ही नष्ट कर सकते थे। और अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमान ने ये बम गिराकर वहां पर क्या तबाही मचाई। बिल्कुल, और ऑपरेशन के दौरान ध्यान भटकाने के लिए कुछ B-2 बम वर्षक विमानों को प्रशांत महासागर की ओर उड़ाया गया विकास, और जबकि बाकी B-2 बम वर्षक विमान इस दौरान फोर्डो प्लांट के ऊपर 12 बंकर बस्टर बम गिराकर कुछ ही मिनटों में लौट भी गए। देखिए कैसे 180 सेकंड के अंदर, यानी कि 3 मिनट के अंदर अमेरिका ने भयानक हमला कर दिया। ईरान पर अमेरिकी हमला, 3 मिनट में तबाही। कोम शहर के पास से B-2 बॉम्बर्स ने बम गिराए। B-2 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बम रिलीज। 40,000 फीट की ऊंचाई से बम रिलीज किए गए। GPS और इंटरनल गाइडेंस की मदद से बम टारगेट की तरफ बढ़े। वायुमंडल के दबाव का इस्तेमाल करके वॉरहेड ने सुपरसोनिक स्पीड पकड़ी। फोर्डो साइट के ऊपर पहाड़ी हिस्से पर बमों ने हिट किया। चट्टान तोड़कर बम सैकड़ों फीट नीचे गए।
अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जोरदार विस्फोट, जोरदार धमाकों से संवर्धन कक्ष और शाफ्ट ढहने का दावा। भूकंप के लिए लगे सेंसर्स ने इलाके में धमाके डिटेक्ट किए। सैटेलाइट और ड्रोन तस्वीरों से ढांचे में नुकसान की पुष्टि। अमेरिका के B-2 बॉम्बर रडार की रेंज से बाहर निकल चुके थे। इस बीच ईरान के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज एक बैठक होनी है, जिसमें तीनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों पर चर्चा होगी। और अब एक नजर डालते हैं फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी पर अमेरिका हमले का क्या असर हुआ है। विकास इस पर बिल्कुल, देखिए ये असर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैक्सिकन टेक्नोलॉजी द्वारा जारी सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि फोर्डो में 2 जगहों पर बंकर बस्टर बमों से भारी हमला हुआ है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 जगह कम से कम ऐसी हैं जहां पर तस्वीरों से स्पष्ट हो रहा है कि बंकर बस्टर बम ने यहां पर पहाड़ी के भीतर ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया, छेद कर दिए हैं। यह न्यूक्लियर फैसिलिटी ज़मीन से 200 से 300 फीट नीचे है और बंकर बस्टर बमों ने जो हमला किया और उसके कारण वहां जो गहरा गड्ढा बना है, ये इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि इसका कितना असर फोर्डो के अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर पड़ा है। बिल्कुल 12 बंकर बस्टर बम यहां गिराए गए। हर बम ने पिछले बम से हुए नुकसान को और बढ़ा दिया। और इस्फहान परमाणु संयंत्र पर क्या नुकसान हुआ, इसे भी आप सैटेलाइट की तस्वीरों से देख सकेंगे। बम धमाके के बाद इस फैसिलिटी के अंदर कई इमारतों को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। अब समझते हैं कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज आखिर क्यों इतने खास हैं कि अमेरिका को इस फैसिलिटी पर हमला करना पड़ा और आगे आना पड़ा। बिल्कुल, और देखिए सिकता तेहरान से करीब 60 मील दूर फोर्डो न्यूक्लियर फ्यूल प्लांट है। जो फैसिलिटी है वो एक पहाड़ी के भीतर है और भीतरी इलाके में बम वर्षक विमानों के जरिए जो बंकर बस्टर जो बम है वो भी नहीं काम कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर ईरान ने अपनी जो फैसिलिटी बनाई थी जिसका इस्तेमाल यूरेनियम के शोधन के लिए किया जाता था। अमेरिका और इजराइल के मुताबिक यहाँ ईरान हथियार बनाने लायक यूरेनियम तैयार कर रहा था, जो कि वो बम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। और अगर यूरेनियम को 90% तक शोधित कर लिया जाए, शुद्ध कर लिया जाए, तो इससे हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA की मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फोर्डो की साइट पर यूरेनियम को 43.7% एनरिच कर चुका है। यानी परमाणु हथियार लायक यूरेनियम बनाने से बस वो कुछ ही समय दूर था। इजराइल और अमेरिका किसी हाल में ईरान को यह हथियार नहीं बनाने देना चाहते थे। और इसलिए देखिए फोर्डो पर जो बंकर बस्टर बमों से हमला किया वो इसलिए अमेरिका ने किया क्योंकि वो रोकना चाहता था ईरान को कि किसी भी सूरत में वो ऐसे बम ना बना ले जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो। फोर्डो परमाणु केंद्र को ईरान ने काफ़ी सुरक्षित बनाया था, पहाड़ी के भीतर 200 से 300 फीट के नीचे था और नीचे अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाने की वजह से यहाँ पर बमों का असर नहीं होता था, जिसे और ज़्यादा मजबूती देने के लिए कंक्रीट से मजबूत स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ यूरेनियम को एनरिच करने के लिए इस्तेमाल होने वाले करीब 3000 सेंट्रीफ्यूज रखे गए थे। और परमाणु वैज्ञानिक हमेशा से परमाणु केंद्रों पर हमले के खिलाफ रहे हैं क्योंकि इससे रेडिएशन के फैलने का खतरा रहता है। सेंट्रीफ्यूज में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस काफी जहरीली होती है। ऐसे में अगर अमेरिका के हमले से सेंट्रीफ्यूज नष्ट होंगे तो संभावना है कि उनसे निकलने वाली गैस फैसिलिटी से बाहर ना निकल पाई हो। वैसे अभी ये साफ नहीं हुआ है कि अमेरिका के हमले का फोर्डो प्लांट पर असर कितना रहा है। विकास बिल्कुल, और देखिए ईरान की तरफ से साफ किया गया है कि जो रेडिएशन चेक करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जरिए ये पता चलता है कि अभी तक जो रेडिएशन वहां पर इन साइट्स पे नहीं हुआ है। तो ईरान का ये भी दावा है, ये ईरान का दावा है। ईरान ने ये भी कहा है कि जो स्ट्रक्चर हैं उनको बाहर की ऊपरी डैमेज हुआ है लेकिन भीतर की तरफ से कोई डैमेज नहीं हुआ है। ईरान की ओर से IAEA को बताया गया है कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज परमाणु केंद्रों पर हमले से रेडिएशन के स्तरों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। तो जो बात ईरान ने कही है उससे साबित होता है कि वहां पर कोई बड़ा रेडिएशन नहीं हुआ है। बिल्कुल, और ईरान
कि तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दूर विकास जो इस्फहान भी है वो भी हमलों का निशाना बना। चीन की मदद से 1984 में इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर को खोला गया था। ये ईरान के गोपनीय परमाणु कार्यक्रम का केंद्र रहा और यहाँ सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, और यहाँ पर 3000 तक वैज्ञानिक काम करते रहे हैं। तो इजराइल ने सबसे पहले जो हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उसमें जो 10 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, उसमें से कई परमाणु वैज्ञानिक इस्फहान में ही काम करते थे। और इसमें जो यूरेनियम है, हेक्साफ्लोराइड गैस जो बनती है, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी भी यहाँ पर है। और इसीलिए इसको खास तौर पर निशाने पर अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने लिया। एक फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट है और कई अन्य लेबोरेटरी भी यहाँ पर हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस केंद्र पर कई पाबंदियां भी लगाई गई, क्योंकि जो गैस यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड बनती है वो बेहद जहरीली होती है और उसमें लीकेज हुआ तो मास डिस्ट्रक्शन करती है। बिल्कुल, और यही चिंता का सबब भी है। और ईरान के नतांज में उधर एनरिचमेंट फैसिलिटी तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। यहाँ यूरेनियम को 60% तक एनरिच किया जाता है। दूसरी फैसिलिटी पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, जिसमें यूरेनियम को काफी तेजी से एनरिच किया जाता है। और आईएए के मुताबिक यूरेनियम एनरिचमेंट में इस्तेमाल होने वाले सभी सेंट्रीफ्यूजेस यहाँ इजराइल के हमले में बर्बाद हो चुके होंगे, क्योंकि बिल्कुल देखिए इस हमले से इस इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। तो ये वजह मानी जा सकती है कि यहाँ पर जो इन्फ्यूज होंगे वो खत्म हो गए होंगे। और अमेरिका ने इन 3 जगहों पर हमले के बाद और अभी आगे कुछ भी नहीं कहा है। अभी अमेरिका की तरफ से इस बारे में ये कहा गया है कि उसने हमला किया है, वहाँ पर 14 बम गिराए हैं, ये कहा गया है। लेकिन नुकसान कितना हुआ इस बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन इजराइल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य मुख्यालय पर मिसाइल हमले किए। इसके कारण पूर्वी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो उठा है। बिल्कुल, और शाम होते होते इजराइल ने ईरान के बुशहर शहर पर हमला कर दिया, जहां पर ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्टर है। हालांकि ये साफ नहीं है कि हमला न्यूक्लियर रिएक्टर से कितना दूर हुआ है। और कल ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर चेतावनी दी थी। और देखिए जो चेतावनी दी गई थी बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, उसमें बुशहर प्लांट को निशाना आज ईरान ने बनाया है। तो ये बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इससे रेडिएशन रिलीज हो सकते हैं। और ये रिएक्टर ईरान ने रूस के सहयोग से तैयार किया था। तो रूस ने भी कहा है कि बुशहर शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो चेरनोबिल की तरह ही यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। और चेरनोबिल का हादसा पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल, उधर ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों के जवाब में इजराइल पर कई हमले किए हैं। ईरान के हमलों का मुख्य निशाना इजराइल की राजधानी टेल अवीव और उसके पोर्ट सिटी हाइफा रहा। टेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। देखिए आज ईरान के हमलों से वहां हुए नुकसान की हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं टेल अवीव में हूं और अब से कुछ देर पहले यहां पर जो इमरजेंसी सायरन है वो बजाए गए। और इमरजेंसी सायरन के बाद जो प्रोटोकॉल होता है कि आपको अपने नियरेस्ट बंकर में जाना होता है, शेल्टर में जाना होता है, वहां पर हम लोग दौड़ के पहुंचे हैं। यहाँ पर एक छोटा बंकर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं यहाँ पर, क्योंकि बाहर का तो आप कुछ अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके पेट्स यहाँ मौजूद हैं। करीब 15 से 16 लोग हैं इस वक्त इस बंकर में जहां पर मैं मौजूद हूं। और यहां पर लोगों ने शरण ली है। और यहां पे जो जितने भी फोन्स हैं उन फोन्स पर इमरजेंसी सिग्नल जो है वो साउंड करा है। पूरी तरफ लगातार जो सायरन्स हैं वो बज रहे हैं। और उसके बाद यहां पर बंकर में जाने के लिए लोगों को कहा गया है। देखिए, इस वक्त मैं टेल अवीव शहर में हूं और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर जाने की जहां पर जो ईरान से मिसाइल गिरी है, जहां पर नुकसान हुआ है, वहां पहुंचने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। करीब 15 मिनट का रास्ता है जहां पर हम लोग अभी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पर हम अभी हैं ये टेल अवीव में, नॉर्दर्न टेल अवीव में रामात अवीव करके एक जगह है। इसको इन्फ्लुएंशियल जगह ये जो है माना जाता है, अफ्लुएंट जगह है। यहाँ पर जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आपको कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर पहले दिखाऊंगा। ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे हैं, इस बिल्डिंग की आपको खिड़कियाँ टूटी दिखाई पड़ेंगी, दरवाजे टूटे दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद जो उधर दूसरी बिल्डिंग है उसकी भी आपको वहाँ पर कुछ छत जो है वो टूटी हुई दिखाई पड़ेगी।
यहाँ पर भी कुछ मेरे पीछे ये जो लो राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर भी जो असर है वो आपको ज़बरदस्त दिखाई पड़ेगा। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ ये रेजिडेंशियल एरिया है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक मॉल है, कमर्शियल जो एरिया है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। शीशे टूटे हुए हैं सब जगह। नीचे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग हैं और जो बाकी टीम के लोग हैं वो यहाँ पर सफाई करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक बैंक है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जब मैं अभी निकलूँगा। ये एक बैंक है। इस बैंक को आप देखेंगे तो बाहर इसके पूरी तरीके से जो शीशे हैं वो टूटे हुए आपको नज़र आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर अपना इस वक्त काम जो है वो करते नज़र आ रहे हैं और ये पूरा जो सिविलियन एरिया है वहाँ पर ये जो हमला है हुआ है। इसमें ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा अभी फ़िलहाल सफाई का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। जिन लोगों की ये शॉप्स हैं उनसे अभी यहाँ पर बात की जा रही है, असेसमेंट लिया जा रहा है कि किस तरीके का नुकसान जो हुआ है उनकी दुकानों को। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पर दिखाऊंगा आप किस तरीके से ये जो आपको अभी भी टूटा हुआ कांच जो है वो पूरी तरह से जगह जगह पर बिखरा हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने एक बच्चे से बात की जो कि यहाँ पर ही एक सफ़ेद बिल्डिंग है उसकी पहली मंजिल पर रहता है, जिसके घर के ऊपर भी नुकसान हुआ। उसके घर में काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ। ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ थोड़ा सा और पास ले जाके कि ये जहाँ पर ये दुकानें जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे तरीके से यहाँ पर ये आपको कांच जो है बिखरा हुआ नज़र आएगा। इस वक्त जहाँ पर मैं आपको खड़ा दिखाई पड़ रहा हूँ ये एक बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि 4-5 बिल्डिंग्स के बीच में वो बॉम्ब जो मिसाइल गिरा है और उसके बाद ये कई सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रहा है प्रभावित हुई हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे पूरी देख रहे हैं ये आपको बताएगी कि किस तरीके का इम्पैक्ट था। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, यानी कि मिसाइल जो है वो उस बिल्डिंग में आके नहीं गिरा है, इससे कुछ दूरी पे गिरा है, लेकिन उसके आसपास यहाँ पर जो पूरे रिहायशी इलाके में किस तरीके का नुकसान हुआ है वो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में आपको टूटी हुई ये लोगों के घर हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे कि अंदर तक किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। सारी खिड़कियाँ और बैल्कनीज जो हैं वो बिल्कुल टूटी हुई नज़र आ रही हैं। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देश का कोई भी और मीडिया यहाँ पर नहीं है। मैं इस वक्त तेल अवीव से जहाँ पर मैं पहले जहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ था उससे करीब 40 मिनट दूर, इस जगह का नाम अभी बताने के लिए मना किया गया है तो मैं नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन तेल अवीव के जो शहर है उससे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं जहाँ पहुँचा हूँ ये आपको बता रहा है ये एक सबर्ब है जहाँ पर मिसाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। इससे पहले जहाँ पर हम तेल अवीव में थे, नॉर्दर्न तेल अवीव में, वहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे थे वो आप देख रहे थे किस तरीके से मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद बिल्डिंग्स टूटी और नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस घर में यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर मिसाइल सीधी आके लगी और उसके बाद यहाँ पर जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं। ये जो सबर्ब है इसमें इस घर के ऊपर मिसाइल का सीधा हमला हुआ। जिस मिसाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, चीज़ें बता रहे थे, उसका क्या असर ज़मीन पर होता है ये तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। यहाँ पर फ़िलहाल इस साइट पर जैसे हमने बताया सुबह जो 27 मिसाइल की बारात छोड़ी गई थी ईरान के द्वारा, उसमें कुछ मिसाइल जो हैं वो आयरन डोम को भेदने में सक्षम हुई। आयरन डोम उसको नहीं रोक पाया। उनमें से एक मिसाइल हमने आपको तेल अवीव में दिखाई थी। अब तेल अवीव के थोड़ा बाहर इस जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो घर हैं, खासतौर से ये घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके आसपास के जो घर हैं वहाँ पे भी खासा नुकसान हुआ है। रेजिडेंशियल सबर्ब है ये तेल अवीव के थोड़ा बाहर। और यहाँ पर जो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें आपको फ़िलहाल कम से कम किसी और इंडियन चैनल पर नहीं दिखाई पड़ेंगी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब इम्पैक्ट हुआ और इम्पैक्ट के बाद जो डेबरी होती है, जो इधर उधर सामान गिरा, उसके बाद आपको ये कार जो दो खड़ी हुई हैं ये भी आपको बताएंगी कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे निशाना था। ये उस घर से सड़क के दूसरी तरफ है, करीब उस घर से 100 मीटर की दूरी पर होंगी, लेकिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त टूटी हुई ये 1-2 गाड़ियाँ जो हैं
यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये दो गाड़ियाँ आप टूटी हुई देख रहे हैं, इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो बाकी घर हैं इसके आसपास, वहाँ पर इम्पैक्ट के बाद जो शीशे हैं वो टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले यहाँ पर कुछ जगहों पर आग भी लगी थी, जिसके जो यहाँ पर अभी दिखाई पड़ रही है उसको आग को बुझाया गया। इस घर के आसपास जो बगीचे होंगे, पेड़ वगैरह होंगे, वो सब आपको क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ेंगे। और ये जो घर था इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, और ये दूसरा जो घर है उस पर भी देखिए कितना ज़्यादा जो नुकसान है वो भी इस वक्त नज़र आ रहा है। अलग अलग जगह से इस वक्त वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुँचे हैं इस घर की जो बचा हुआ सामान है सफाई करने के लिए और यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से सामान को निकालने के लिए। लेकिन जो आज बताया जा रहा है ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, उस सबसे बड़े हमले में जो नुकसान है इजराइल में वो भी अब देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ तेल अवीव बट तेल अवीव के बाहर करीब ये 25-30 किलोमीटर बाहर जो इलाका है वहाँ पर भी, और करीब 10 ऐसे और इलाके हैं इजराइल में जहाँ पर जो ईरान का मिसाइल हमला हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सिकता, ये खबर जो है अमेरिकी विदेश विभाग के जरिए आई है। क्षेत्रीय तनाव के बीच तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और इराक के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। ये सभी देश ईरान के आसपास हैं और इस युद्ध का असर इन पर पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिकी विदेश विभाग ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और इराक के लिए ये अलर्ट जारी किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, इस अलर्ट का मतलब ये है कि कहीं ईरान जो है यहाँ पर जो अमेरिकी बेस हैं उनको निशाना ना बनाए, और इसलिए अमेरिका ने एहतियातन ये अमेरिका के विदेश विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी के बीच देखते हैं कि अमेरिका के कितने ठिकानों को ईरान निशाना विकास बना सकता है। भूमध्य सागर से लगे सीरिया से लेकर इराक और खाड़ी देशों कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात तक अमेरिका के 40,000 से 50,000 सैनिक इन फौजी ठिकानों पर तैनात हैं। बिल्कुल, ऐसे 19 फौजी ठिकाने हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फैले हुए हैं, और इनको निशाने पर ले सकता है ईरान। और ये देखिए, ये जो आशंका है जताई जा रही है, ये देखिए एक एक करके हम आपके सामने ये ठिकाने रख रहे हैं। देखिए, कम से कम 15 साल से जो अमेरिकी बेस हैं वो डार्क रेड डॉट में हमने दिखाए हैं। उसमें कुवैत के ठिकाने हैं, बहरीन के हैं, कतर के हैं, इसके अलावा सऊदी अरब है और यूएई है। इसके अलावा जिबूटी है, अगर नीचे आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ अडन में, यहाँ पर वो एयर बेसेस हैं, जो बेसेस हैं अमेरिकी फौज के, और जो हल्के लाल में है अमेरिकी सैन्य। इसके अलावा 2 और हैं, तुर्की और साइप्रस। ये रेड डार्क डॉट हैं जी। और जो हल्के लाल में हैं, जो ऑरेंजिश डॉट्स हैं, वो वहाँ पर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी दर्ज है, और ये भी निशाने पर हो सकते हैं। और देर रात हुए हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि कोई भी अमेरिकी नागरिक या फिर कोई भी अमेरिकी बेस जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो संभल जाए अमेरिका। तो चेतावनी ईरान की तरफ से जारी हुई थी, और 19 ऐसे आसपास के ठिकाने हैं जो निशाने पर हो सकते हैं ईरान के। इसके तहत बहरीन काफ़ी अहम है, जहां अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट तैनात है। बहरीन के डीप वाटर पोर्ट में अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े जहाज जैसे कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी तैनात हैं। 1948 से यहाँ अमेरिकी नौसेना का बेस रहा है। देखिए, 5वां जो बेड़ा है अमेरिका को सबसे बड़ा बेड़ा है, और ये इसी इलाके में तैनात है, जिससे ईरान को सीधे तौर पर खतरा है, और ईरान से उसको खतरा है क्योंकि ईरान की जो जिज्जी मिसाइल है वो बेहद खतरनाक है। 8 मैक की रफ्तार से जाती है, जिससे पहले के रडार उसको पकड़ के इंटरसेप्ट करे मिसाइल के जरिए, वो टारगेट को अचीव कर लेती है। यहाँ अमेरिका के एंटी माइन शिप, अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज भी इसी 5वें बेड़े के आसपास हैं। अमेरिका के करीब 9,000 सैनिक भी यहाँ पर तैनात हैं। और इसके तहत खाड़ी देश ईरान के पास जो अमेरिकी अड्डे हैं, बहरीन पर आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, 1948 से ये अमेरिकी नौसेना बेस रहा है। उसकी फ्लीट यहाँ तैनात रहती है। एंटी माइन शिप्स, कोस्ट गार्ड्स यहाँ पर तैनात हैं, और एक तरह से एहतियात बरतने के लिए इन इलाकों में अमेरिका के विदेश विभाग ने कह दिया है। और अमेरिकी हमले के बाद जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अमेरिका ने देर रात ईरान के हमला किया था, तब से ईरान ने चेतावनी भी दी थी कि अमेरिका
इसके लिए तैयार रहे और इस पलटवार के लिए भी तैयार रहे। और दूसरी तरफ खाड़ी देश कतर में अल उदैद एयरबेस है, ये यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। विकास ये और देखिए, इसके तहत अमेरिकी वायुसेना के करीब 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान ड्रोन से यहाँ पर तैनात हैं और यही अमेरिका की 379वीं एयर एक्सपेडिशनरी विंग और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस यहीं पर तैनात हैं। कतर में करीब 10,000 अमरीकी सैनिक इस वक्त तैनात हैं, तो ये भी एक बहुत ही सिक्योरिटी के लिहाज से अहम है और इसी को लेकर अमेरिका की चिंताएं लगातार बनी रह सकती हैं। खाड़ी देश उधर कुवैत पर भी अपन नजर डालते हैं। विकास बिल्कुल, खाड़ी देश कुवैत की बात कर ले तो कुवैत में भी कैंप हैं अमेरिकी और आरिफ जान समेत कई एक अमेरिकी बेस हैं यहाँ पर। आरिफी जान अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अहम सैन्य केंद्र है। यहाँ अली अल सालेम एयरबेस है जहां से अमेरिका और सहयोगी देशों को हमले में इस्तेमाल के लिए फौजी साजो सामान मुहैया कराया जाता है। कुवैत में ही अमेरिका ने MQ-9 रीपर्स जैसे ड्रोन भी तैनात किए हैं जो उसके हमलों में अक्सर काम आते हैं। और यहाँ पर अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं। 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है और ये ठीक ईरान के सामने की तरफ कतर में कुवैत में तैनात हैं और सीधा थ्रेट यहाँ पर ईरान की तरफ से है। अगला देश है यूएई, जो कि बिल्कुल ईरान के मुहाने पर है। ईरान की सीमा और इसकी सीमा के बीच कुछ 100 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। संयुक्त अरब अमीरात के अल ढाफरा एयरबेस पर देखिए, अल ढाफरा एयरबेस जो है वो अमेरिकी सेना की 380 एयर एक्सपेडिशनरी विंग यहाँ पर तैनात है। यहाँ लड़ाकू विमानों की 10 स्क्वाड्रन है, कई टोही विमान हैं, अवाक्स हैं, MQ-9 रीपर्स जैसे घातक ड्रोन यहाँ तैनात है। यहाँ एयर और मिसाइल डिफेंस ट्रेनिंग के लिए गल्फ एयर वॉरफेयर सेंटर भी है। यहाँ करीब 5,000 अमरीकी सैनिक यहाँ भी विकास तैनात रहते हैं। बिल्कुल, और देखिए एक एक करके हम ईरान के आसपास जो अमेरिकी बेस हैं वो हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। उधर ईरान के पड़ोसी देश इराक में भी 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहाँ अमेरिका के अल असद और अरबिल एयरबेस पर जो अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। इराकी सरकार अमेरिका की सामरिक सहयोगी है। आतंकी संगठन इस्लामी स्टेट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के तहत यहाँ कम से कम करीब 2,500 अमरीकी सैनिक तैनात हैं। गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बाद हमास ने भी इराक में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए थे। तो जब भी अमेरिका को कमजोर करना हो तो उसके बेसिस पर हमला एक बड़ी कार्रवाई होती है उसके अपोजिंग देशों के लिए। इस वक्त तो मतलब दुनिया को लग ही रहा है कि ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है अमेरिकी हमले के बाद, उसका जवाब अमेरिकी बेसिस पर या उसकी कैंप पर करके कर सकता है। अगले देश की बात कर लेते हैं। अगला देश है सीरिया, जहां पर अमेरिकी फौज की मौजूदगी है। अमेरिका ने बीते कई सालों से अपनी सेनाओं की यहां पर सीरिया में तैनाती कर रखी है। इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की कार्रवाई में सीरिया हमेशा से काम आता रहा है। यहाँ करीब 900 अमरीकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे कई और इलाकों में भी अमरीकी सैनिक तैनात हैं। इसीलिए कुछ देर पहले ये खबर भी आई कि जो अमरीकी विदेश विभाग है वो उसने एक अलर्ट जारी किया है कि इन सभी देशों में अलर्ट रहे, सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरता जाए। और ये इसकी बड़ी वजह है क्योंकि इन बेसिस पर अब ईरान की नजर है और ईरान की तरफ से बाकायदा चेतावनी भी दी गई है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, फौरन हाजिर होंगे। एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारी महा कवरेज। ईरान एक और बड़ा कदम जो उठा सकता है विकास, वो ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ईरान की संसद ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव पास किया है, लेकिन इस बारे में आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही ले सकती है। तो अब एक नजर डाल देते हैं, हॉर्मुज जल संधि अगर बंद होती है तो क्या नुकसान हो सकता है, ये पूरी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। इजराइल ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया की निगाहें जिन खास जगहों पर लगी हैं उनमें से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल संधि। समंदर का ये करीब 33 किलोमीटर लंबा वो संकरा गलियारा है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है तो दक्षिणी छोर पर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, जो आप देख सकते हैं 33 किलोमीटर का संकरा दायरा। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले देशों को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला समंदर का ये संकरा गलियारा अगर बंद हो गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और इसकी कई वजह हैं।
आपको एक हम एनिमेशन दिखा रहे हैं जिसमें आपको और बेहतर तरीके से इलाका है कैसा ये समझ में आएगा। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहाँ से जो है पूरी दुनिया के लिए फारस की खाड़ी से जहाज़ निकलते हैं। इन जहाज़ों में दुनिया में 1/5वां हिस्सा पेट्रोलियम का और 1/5वां हिस्सा LNG का एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों को। सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, ईरान से, इराक से, कुवैत से, सबसे ये जो तेल टैंकर हैं ये तेल और गैस लेकर निकलते हैं और फिर अरब सागर की ओर बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर एशियाई देश करीब 85% पेट्रोलियम और LNG के आयात के लिए इस पर निर्भर हैं। तो ये इलाका है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इससे जुड़े कई ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताएंगे कि ये पूरा इलाका दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है, ये एक बड़ा चोक पॉइंट क्यों बन सकता है। ये जो पूरा इलाका हम दिखा रहे हैं आपको, इसी को चोक पॉइंट कहा जाता है, होर्मुज जलसंधि या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अगर इसे ईरान ने बंद किया तो दुनिया में अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी संकट आ सकता है, दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। अब आंकड़ों के हिसाब से आपको बताते हैं कि क्या क्या इसकी खास बातें हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन का 5वां हिस्सा जहाज़ों के जरिए इसी इलाके से गुजरता है। 2024 में हर दिन औसतन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरा और लगभग यही औसत अब भी इस साल बना हुआ है। सबसे ज्यादा करीब 40% निर्यात सऊदी अरब ने किया है यहां से। तो सऊदी अरब को भयानक नुकसान होगा अगर इराक ने इस इलाके को बंद किया। दुनिया में गैस उत्पादन यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 5वां हिस्सा भी यहीं से होकर दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचता है। 2024 में यहां से 1 करोड़ बिलियन क्यूबिक फीट LNG प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरी जहाजों के जरिए। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट कहा जाता है। वैसे तो ये जल संधि हमने दिखाया 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इसमें भी जिन लेन्स से समुद्र के अंदर जिन जगहों से ये जहाज गुजरते हैं वो और भी ज़्यादा संकरे हैं और उनको बंद करना और आसान है क्योंकि बड़े जहाज़ों को गुजरने के लिए गहरा समंदर चाहिए। इसके अलावा दुनिया में समुद्र के जरिए होने वाले बाकी कारोबार का बड़ा हिस्सा भी गुजरता है यहाँ से। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध के बीच ईरान के कई नेताओं ने इस खास गलियारे को बंद करने की धमकी दी है। 1980 और 1988 में ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों ही देशों ने होर्मुज की खाड़ी में कई व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया था, जिसे तब टैंकर वॉर कहा गया था। लेकिन होर्मुज जल संधि फिर भी पूरी तरह बंद नहीं हुई। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो यहीं पर करीब 4 जहाज़ों पर हमले हुए, जिनके लिए अमेरिका ने ईरान को दोषी बताया, लेकिन ईरान ने उन आरोपों से इनकार कर दिया। अगर ईरान होर्मुज जल संधि को बंद करता है तो खाड़ी देशों में अमेरिका के साथी देश भी ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर वगैरह, जो फिलहाल ईरान पर हमलों के चलते उसके प्रति कुछ हमदर्दी दिखा रहे हैं। एशियाई देशों के लिए तो होर्मुज बहुत अहम है। 2024 में इस रास्ते से कच्चे तेल का 84% और LNG का 83% हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों को गया। खुद तेल और गैस निर्यात पर निर्भर ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी होर्मुज जल संधि काफ़ी अहम है, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी इस पर टिकी है। अगर होर्मुज की खाड़ी बंद होती है तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी काफ़ी, क्योंकि सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से भी भारत को कच्चे तेल का निर्यात इसी रास्ते से होता है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसी रास्ते से भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात करता है। होर्मुज बंद हुआ तो भारत के लिए चिंता की बड़ी बात हो जाएगी। होर्मुज बंद हुआ तो भारत और भारत समेत तमाम एशियाई देशों के लिए चिंता की बात बढ़ जाएगी। लेकिन एक नज़र डालते हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमले पर दुनिया भर में बाकी जगहों पर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्या कहा है, सिकता। उन्होंने लिखा है कि मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। इस खतरनाक समय में अराजकता के चक्र से बचना महत्वपूर्ण है। कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। एकमात्र आशा शांति है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से इस बारे में बात की है। हमने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और तनाव बढ़ाने को लेकर गहरी चिंता जताई है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लिखते हैं, मैंने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की भी अपील की है। साथ ही और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ईरान में एटमी ठिकानों पर अमेरिकी हमले की रूस कड़ी निंदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इन हमलों का जवाब देना चाहिए। रूस की तरफ से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इन हमलों का जवाब देना चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि अब रूस के इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। उधर चीन की तरफ से चीन की सरकारी प्रसारण सेवा CGTN के मुताबिक चीन ने कहा है कि अमेरिका के हमलों की वो निंदा करते हैं। वॉशिंगटन शायद अपनी पिछली गलतियां दोहरा सकता है। CGTN चीनी प्रसारण सेवा है। और उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की हम निंदा करते हैं। ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी संप्रभुता और लोगों की सुरक्षा के लिए जवाब देने का अधिकार है। पाकिस्तान की तरफ से भी अमेरिका के हमले की निंदा की गई है। तो ज़्यादातर देश या तो तटस्थ हैं या फिर उन्होंने अमेरिकी हमले की निंदा की है। अगली खबर वो भी ईरान इजराइल हमले से जुड़ी हुई है। ईरान को सबसे ज़्यादा भरोसा जिस मुल्क पर था वो पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ईरान की पीठ पर खंजर मार दिया है। पाकिस्तान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की और पाकिस्तान के सुर बदल गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहले ईरान से दोस्ती दिखाई, अब अमेरिका के साथ जा बैठा पाकिस्तान। व्हाइट हाउस में जब से पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें सामने आई, तभी से ये लगने लगा कि पाकिस्तान कोई नई चाल चलने की फिराक में है ताकि उसका अपना उल्लू सीधा रहे। और ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान ने जो चुप्पी साधी है, उससे तस्वीर साफ हो गई है कि फिलहाल पाकिस्तान की नीयत साफ हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी चिंता सताने लगी है। दरअसल पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इस सीमा पर विद्रोही संगठन काफी सक्रिय हैं। यहाँ बलोच लड़ाके बड़ी संख्या में हैं। पाकिस्तान को डर है कि इजराइल ईरान जंग का फायदा अलगाववादी समूह उठा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, फिलहाल पाकिस्तान के अपने हालात भी ठीक नहीं है। आर्थिक हो, सामरिक हो या रणनीतिक मोर्चा, पाकिस्तान की हालत पतली है। उससे फंड की जरूरत है, जिसमें बड़ा रोल अमेरिका का हो सकता है। पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात और बिगड़ गए। पाकिस्तान में पानी का संकट भी पैदा हो गया है। पाकिस्तान के बड़े सैन्य अड्डे और मिलिट्री एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। शायद इसलिए पाकिस्तान ने अपने हित की सोची और सीधा अमेरिका के पास पहुंच गया। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान को सहारा देकर अमेरिका को फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर से मुलाकात के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों तक पहुंच की मांग की थी। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर कार्रवाई के लिए करना चाहता है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के अलावा रणनीतिक योजना प्रभाग भी इस एयरबेस के ही पास है, जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल होता है। वैसे ये कहा जाता है कि नूर खान एयरबेस पर सीक्रेट कंट्रोल अमेरिका का ही है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि ट्रंप की पाकिस्तान पर नजर इसलिए भी है क्योंकि ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उसके परमाणु जखीरे को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सकता है। ईरान को अगर अमेरिका पूरी तरह घेरना चाहता है तो उसे जमीनी जंग लड़नी होगी और इसके लिए उसे पाकिस्तान में मजबूत ठिकाना मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
और इस बीच ईरान से 1400 से ज्यादा भारतीय देश वापस लौट आए हैं। वापस आने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आपको सुनाते हैं घर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा। We are so thankful to Government of India, all the MEA officials, our Indian embassy team who helped us. There were drones and missiles flying over our head, no communication channels, the internet was down, the lines were down, the international roaming was down, so we were completely cut off from the rest of the world. This was my first time seeing a war. I was really scared. वहाँ पे तो हालात सही नहीं हैं। इस वक्त तो हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोग का बहुत अच्छा वहाँ पे इंतजाम किया था। बहुत ही सुकून से हम लोग वहाँ पे थे। Indian government will provide a very safe passage, and they did provide everything. Everything was safe, from the hotel stay to the bus, the route from the hotel to the Mashhad terminal, international terminal, till the time we were in the flight. It feels good. All thanks to Indian embassy for doing it for us, and the airline which I work in doing it for us. यहाँ के सरकार ने जो हम लोगों की मदद की बहुत अच्छा लगा और उसके शुक्रगुजार हैं हम लोग। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य पूर्व की स्थिति पर बारीकी से नजर कहना है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का। हम तेल के लिए एक रूट पर निर्भर नहीं है। बहुत बड़ी बात ये हॉर्मुज संधि पर। बिल्कुल, तेल का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि जल संधि से, हॉर्मुज जल संधि से नहीं आता है, ये उन्होंने कहा है। हमारी कंपनियों के पास कई हफ्तों का तेल मौजूद है। तो ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। तो एक तरह से भारत सरकार ने भरोसा दिया है सभी नागरिकों को, देश को, कि हॉर्मुज जल संधि को लेकर जो भी बात सामने आ रही हो, ईरान का जो भी फैसला हो, उसका सीधा असर इस वक्त भारत पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से देश की चिंताओं को एड्रेस करने का भी ये एक शगल है। बिल्कुल। तो खबरों की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एनडीटीवी पर हमारी ये लगातार कवरेज, ये महा कवरेज जारी रहेगी। तो ग्राउंड जीरो यानी कि तेल अवीव से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की खबर और उससे जुड़ा हुआ बुलेटिन देखिए आगे।